खूबसूरत अछूता नावल। शाहज़ेब खान कत्ल केस और नेब ऑफिसर कामरान फैसल कत्ल केस से मुतासिर होकर लिखे जाने वाला नावल नमल, जो 3 साल पहले एक एक हर्फ कागज़ पर उतारने से शुरू हुआ था, आज एक मुजस्सम हकीकत बनकर आपके हाथ में है। ये खून और दिल से जुड़े नूर और इन्हीं दोनों जुड़े गुनाहों की कहानी है। नमल में आपको मुख्तलिफ इक़साम के लोग एक जगह जमा नज़र आएंगे और वो सब हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले की तर्जुमानी करते हैं। इनमें बुराइयां और अच्छाइयां दोनों मौजूद हैं। नमल के अच्छे किरदार इतने अच्छे नहीं हैं और बुरे मुकम्मल तौर पर बुरे नहीं हैं। आपने इन सुरमई किरदारों की अच्छाइयों को अपनाना है और इनकी बुराइयों से सबक सीखना है। इनके दुखों से अपनी कथारस करनी है और इनकी कामयाबियों से अपने लिए राह मुतय्यन करनी है। कहानियों में दिल दुखाने वाले वाक़यात की मंजरकशी इसलिए की जाती है ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ते कारी सीने में जो बर्फ़ जमाता है, इसको कुल्हाड़ा मारकर तोड़ा जा सके। वो टूटेगा तो अंदर रोशनी और तपिश दाखिल होगी, फिर ही वो पिघल कर नरम पड़ेगा और जज्बों को पुरानी शिद्दत से महसूस करेगा। अगर हम ऐसा ना लिखें और ऐसा ना पढ़ें तो दुनिया के धक्के, दुख और तकलीफ हमें सर्द मोहर और बेहिस बनाती चली जाएंगी। नमल को भी इसीलिए लिखा है ताकि आप अपने दिल के मराइज़ की शिफा भी पहुंचाएं और अपने खून के रिश्तों के साथ वापस भी जुड़ जाएं। जिसकी मुसन्निफ़ा निम्रा अहमद हैं। उसका पहला बाब, हमारा सादी। और खुदा ने इनाम किया नूह अलैहिस्सलाम पर और उनके बेटों पर और उनसे फरमाया, आबाद रहो और फैलते जाओ, ज़मीन को भर दो। तुम्हारा खौफ और तुम्हारी हैबत होगी ज़मीन के हर दरिंदे पर, आसमान के हर परिंदे पर, मिट्टी पर रेंगने वाली हर शय पर और समंदर की तमाम मछलियों पर। तुम्हारे हाथों में वो पहुंचाई जाएंगी, हर जिंदा मुहरिक शय तुम्हारी ग़िज़ा होगी। और जैसे मैंने तुम्हें अता किए हैं सरसब्ज़ पौधे, वैसे ही मैं तुम्हें हर शय अता करूँगा, मगर तुम मांस को इसकी जान के साथ नहीं खाओगे। और इसकी जान इसका खून है और तुम्हारी जान के खून का मैं हिसाब लूँगा हर दरिंदे और हर इंसान से, और मैं यकीनन हिसाब लूँगा हर इंसान से उसके साथी इंसान की जान का। अहदनामा कदीम तौरात। न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, सहन तारीख था और तवील बरामदा नीम रोशन। फजर की 2 अज़ानें दी जा चुकी थीं, आसमान गहरा जामनी था। बरामदे के आगे कोठरियाँ दर कोठरियाँ थीं, जिनके दरवाजे सलाखदार थे, जिनकी मैली दीवारों पर लकीरें, निशान नाम से लिखे थे। कुछ कैदी सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। यहाँ जिंदगी 2 इंतहाओं के दरमियान लटकती थी। सफ़ेद धारी से मुकम्मल अलग हो चुकी तो फजर की दूसरी अज़ान गूंजने लगी। हवाओं ने मुअज़्ज़िन की आवाज़ को अपने परों पर उठाया और सहन में फैला दिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐसे में बरामदे में 2 पहरेदार टहलते टहलते एक सतून के साथ आ खड़े हुए। एक ने बीड़ी सुलगाई और दूसरे को पेशकश की, जिसे दूसरे ने मुस्तरद करके फिर से इस हवालाती कैदी की कोठरी को देखा जिसके सामने वो खड़े थे। पहले सिपाही अब्दुल शकूर ने गर्दन मोड़ी, फिर इस्तेहज़ाइया मुस्का कर सर झटका। मोहम्मद दीन, बार बार इस बदमिजाज आदमी को ना देखा कर, इसका दिमाग पहले ही ख़राब रहता है।
तेरी हमदर्दी से वो और शेर हो जाएगा। लबों से धुआं छोड़ते उसने तनबीह की, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। मुअज्जिन की सदा बराबर आ रही थी। मोहम्मद दिन तासुब से इसी कोठरी को देखता रहा जिसमें सफ़ेद लिबास में मलबूस कैदी नमाज का कपड़ा बिछाता नजर आ रहा था। क्या यूँ नमाज पढ़ने से अल्लाह माफ़ कर देता है? मोहम्मद दिन ने मायूस आवाज़ में पूछा। कैदी अब आस्तीनें कलाइयों तक बराबर कर रहा था जो उसने वज़ू के लिए ऊपर चढ़ाई थी। इसकी पुश्त इन दोनों की जानिब थी। कत्ल कभी माफ़ नहीं होता और जो इसकी तरह अपनी बीवी और सगे भाई को कत्ल कर दे वो तो कभी माफ़ नहीं होगा। बेड़ी का बड़ा सांस अंदर खींचते अब्दुल शकूर ने फतवा दिया, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुअज्जिन फिर पुकारा, मगर इसकी बीवी और इसके भाई के ताल्लुकात थे। इसने गैरत में कत्ल किया है, यही सुनने में आया है। तभी तो 4 साल से जेल में है। मोहम्मद दीन सतून से टेक लगाए तरहम निगाहों से उसे देख रहा था। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन फिर पुकारा। कैदी अब कपड़ों के सिरे पर खड़ा तकबीरात पढ़ाता राफी दीन कर रहा था। बरामदे की मध्यम रोशनी में इसका नीम रुख वादे था। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कुर्ता, बिल्कुल कफन जैसा। अब गर्दन झुकी थी, हाथ सीने पर थे। कदरे लंबे बाल 2 इंच की पोनी में बंधे थे। इसका अमूमी तासुर साफ सुथरे, ऊंचे, मजबूत जिस्म और खूबसूरत नक्श वाले मर्द का पड़ता था। फलाह की तरफ आओ, फलाह की तरफ। आज़ान हवाओं में तरन्नुम घोलती सुनाई दे रही थी। तो बीवी को तलाक दे देता, भाई से ताल्लुक तोड़ लेता। कत्ल करना ज़रूरी तो नहीं था। और लोग नमाज तोबा के लिए नहीं पढ़ते, इनको रिहाई चाहिए होती है। तलखी से कहकर उसने एक और कश खींचा। मगर एक बात मानने की है, इसके गुस्से के अलावा ये बंदा बुरा नहीं। तुझे पता है इसका इंटेलिजेंस में ऊंचा ओहदा था, अच्छा खूबसूरत जवान था। मगर बीवी ऐसी निकली कि जिंदगी बर्बाद हो गई। फारस गाजी की अंदर फारस गाजी अब रुकू में झुक रहा था। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। फिजा में तैरती आवाज़ मुलायमियत से सतूनों से टकरा रही थी। हाँ तो अपना किया सामने आता है, अब ये बचेगा थोड़ी। लापरवाही इस्तेहज़ाइया से सर झटक कर अब्दुल शकूर जाने को पलटा। तभी मोहम्मद दीन किसी शहर के ज़ेरे असर बोला, मगर वो कह रहा था ये रिहा हो जाएगा। अब्दुल शकूर ने हैरत से रुककर अपने साथी को देखा। ये फारस गाजी रिहा हो जाएगा? किसने कहा? वो लंबा खूबसूरत घुंघराले बालों वाला लड़का जो इससे मिलने हर हफ्ते आता है। मोहम्मद दीन की निगाहें हनूज उस पर मरकूज थीं। फारस गाजी अब सजदे में सर रखे हुए था। वो इसका भांजा, क्या नाम है उसका, और इसके लगने से क्या होता है? इसकी बात हमेशा सच हो जाती है। पहले उसने कहा था हफ्तावार पेशी हुआ करेगी, ऐसा ही हुआ। फिर उस रोज़ वो कहकर गया था इस हफ्ते ये रिहा हो जाएगा। ना तो इसका भांजा ये सब तुझे क्यों बताता है? अब्दुल शकूर बीड़ी लबों से हटाए मशकूक नज़रों से मोहम्मद दीन को देख रहा था। अबे मुझे कहाँ, इसी को बता रहा था। मैंने तो यूं ही सुन लिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आज़ान अब धीमी पड़ गई थी। छोड़ यार,
یہ نہیں رہا ہونے والا۔ اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پر موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بڑا ہی واضح تھا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں، انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین مکان کی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو۔ وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات وہ میرا سگا نہیں، ستیلا بھائی تھا۔ دوسری بات میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا دینے ویل چیئر پر آؤ گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی۔ عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ چھوڑو، جانے دو، کہہ کر اسے روکا اور واپس ہو گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھینچے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں، پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصے پر فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کے بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی، جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پر ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے بلب کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیں رکھی تھیں، ایسی دوائیں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا تھا جس کو ڈونر گردہ لگا ہو، یعنی کسی دوسرے کا گردہ۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد دبلی پتی سی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بلکہ مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرل کی صورت گھنگریالے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسٹیپ میں تھے، سامنے سے تھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکھڑایا، جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا تو اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہیں جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریریں واضح ہو گئیں۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب
वारिस काजी पूरी इसरार तौर पर कमरे में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने मौत को खुदकुशी अजीज़ो अकारब ने कत्ल करार दिया। कमरे से लैपटॉप और अहम डॉक्यूमेंट्स भी गायब। इस्लामाबाद के पोश इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक खातून जाँ बहक, एक ज़ख्मी। जाँ बहक खातून कुछ रोज़ कबल मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले नेब डायरेक्टर के भाई की अहलिया थी। ज़ख्मी खातून के दोनों गुर्दे फायरिंग के नतीजे में ज़ाया हो चुके हैं। नेज़ उनका ताल्लुक़ नेब डायरेक्टर के कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने सुतैले भाई फारिस काजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अपनी बीवी और रिश्तेदार खातून पर फायरिंग के पीछे भी उसी का हाथ। हाथों ने तेजी से वो कागज समेटे और इनको डब्बों में डालते हुए अलमारी बंद की। फिर सीधी होकर खड़ी हुई। वो अब तैयार हो चुकी थी और अब घुंघराले बालों में ब्रश कर रही थी। फजर बीते काफी देर हो चुकी थी। बाहर हर तरफ सुनहरी रोशनी थी। इसकी खिड़की के बाहर पतली गली में वापस चलते जाओ तो अब किचन का दरवाजा खुला था। जाली से बातें करने की आवाजें और रिश्ते की और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। मुलाजिम लड़का खड़ा चाय दम पर रख रहा था। साथ ही एक हट्टी कट्टी इसी के तबके की एक औरत खड़ी थी। वे सादक। माँ का सारा पैगाम समझ में आ गया ना। अब मैं तसल्ली से गरां चली जाऊं। वो जैसे कोई लंबी चौड़ी बात समेट रही थी। लड़के ने हाँ चाची कहने पर तशफ़ी कराई। चाची ने जैसे फरागत से इधर और उधर देखा। ये तो अपनी बाजी का नाश्ता बना रहा है। उसने मालकन की बाबत इस्तफसार किया। हाँ, और साहब का भी है, बाजी के अब्बू। दो ही तो लोग हैं घर में। ना तो तेरी बाजी की शादी वादी नहीं हुई? साहब ने बहुत जोर दिया। अंडा तोड़ते हुए बहुत को बहुत खींचा। बाजी की मंगनी थी, शादी भी होने वाली थी, मगर फिर बाजार में फायरिंग हुई और बाजी को गोली लग गई। बस दोनों गुर्दे ज़ाया हो गए। किसी अंग्रेज औरत ने गुर्दा तो दे दिया और लग भी गया, पर मंगनी टूट गई। फिर बाजी ने शादी नहीं की। बेचारी 27-28 साल की तो होएगी। अरे 35-34 से कम की नहीं है बाजी, लगती छोटी हैं। सदाकत ने फख्र से कहते हुए अंडा तेल पर डाला। शुर शुर की आवाज़ आई और तेल में बुलबुले बनने लगे। तुझे कैसे पता इसकी उम्र? चाची ने मशकूक नजरों से लड़के को देखा। उम्र का नहीं, सालगिरह का पता चल जाता है। वो हर सालगिरह पर शादी भाई कार्ड और फूल जो लेकर आते हैं। शादी कौन है? आपको शादी भाई का नहीं पता? वो बड़ी बीबी के भतीजे हैं, बड़े साहब के पोते। देख ऐसे होते हैं भतीजे। और तू गरां आता है तो मजाल नहीं कि चाचा और चाची को शक्ल भी दिखा दे। साथ ही लड़के की पुष्ट पर धम्मूका जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। इसीलिए तो बाजी अपने भतीजे से बहुत प्यार करती होंगी। कहाँ? बुरा मुंह बनाए सदाकत ने इसी अंदाज में कहा। वो तो शादी भाई से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है। वो तब ही घर आते हैं जब ये नहीं होती। वो इससे नाराज हैं। आय हाय, क्यों? पुरानी नाराजगी है। बाजी को जो गोली लगी थी वो शादी भाई के मामू ने मारी थी। बस तब से इनके ताल्लुकात आज तक अच्छे नहीं हुए। वो सर झुकाए काम करते हुए तबसरा किए जा रहा था। चाची ने पुरसोच हुंकारा भरा। तो इसीलिए बाजी के भाई का खानदान इनके साथ नहीं रहता? ओह नहीं चाची, वो तो हमेशा से अलग रहते थे। फिर खानदान में और है भी कौन? बाजी के एक ही भाई थे, शादी के अब्बू। अरसा हुआ फौत हो चुके हैं। इनकी वफात से भी सालों पहले उन्होंने अलग घर कर लिया था। इनकी बीवी की अपनी सास मतलब बाजी की मरहुमा अम्मी से बनती नहीं थी। फिर भी बाजी बड़ा ख्याल किया करती थी अपने भतीजों का। शादी भाई लोग 3 बहन भाई हैं। ये तो बस अब कुछ सालों से इनके दरमियान बोलचाल
صداقت: اگر آپ ہمارا شجرہ نسب پر روشنی ڈال چکے ہوں تو ناشتہ ٹیبل پر لگا دیجیے۔ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کر پلٹے۔ وہ کوٹ بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکٹ پر کھڑی تھی، اور یہ فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت ہی سادگی اور نرمی سے ادا کیا۔ لایا باجی بس۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کر ہی ڈالا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی، اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی، ٹک ٹک ٹک۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لانگ روم تھا۔ اس کا آدھا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا، باقی نصف میں ڈائننگ ٹیبل بچھی ترباہ کرسی کی جگہ پر ایک معمر صاحب ویل چیئر پر بیٹھے اینک ناک پر جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پر آ بیٹھی، چیزیں ایک طرف رکھی، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ آج گھر کب آؤ گی؟ جلدی آنے کی کوشش کروں گی، وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی، اور اس کے فقرے ایک روانی میں لبوں سے آزاد ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی، اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف ہوں کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے کیا؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نیپکن گود میں بچھایا۔ شادی کی سالگرہ تھی، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہوئی، جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ بڑے ابا اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے؟ تم کیا بھولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس گھر کا راستہ جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا، بولی، اب بھی نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا۔ اوکے، میں کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابا کا چہرہ دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کرو۔ کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ شادی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی، تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا ناشتہ اسپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی پچ پر رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ تم اس کی بات درگزر کیوں نہیں کر دیتی؟ اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے اور… زمر رک گئی۔ اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کرب، تکلیف، غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپ تھپا کر بال کان کے پیچھے اڑ سے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر ڈالا۔
ताकि मैं ताकत समझी जाऊं। इन 3 गोलियों ने जो मुझे कमर में लगी थी, इस शख्स ने मेरी पुष्ट पर ही तो हमला किया था। मेरे सिर्फ गुर्दे नहीं छीने, हर चीज छीनी। और सादी, उसने तब भी कहा था और अब भी कहेगा कि उसका मामू बेगुनाह है। वाओ, ग्रेट। दोनों हाथ उठाकर उसने जैसे किसी नादीदा हस्ती को शाबाश दी। इसका रंग नुचड़ चुका था और वो शदीद डिस्टर्ब नजर आ रही थी। इसने सादी के बड़े मामू और अपनी बीवी को मारा। ये इनका अपना मामला है, मगर उसने मुझे भी मारना चाहा और ये मेरा मामला है। मगर अब्बा, इसके बावजूद मैं फारिस गाजी के केस को फॉलो नहीं करती। मैं खुद को 1.5 साल से इस केस से अलग कर चुकी हूँ। अपना बयान भी वापस ले चुकी हूँ, क्योंकि जब इस वाक़े का जिक्र किया जाता है मुझे नए सिरे से तकलीफ होती है। प्लीज़ मुझे कम अज़ कम नाश्ते की मेज़ पर यह तकलीफ मत दिया करें। बहुत दुख से कहते हुए अपनी चीज़ें समेटती वो उठ खड़ी हुई। बड़े अब्बा ने खामोशी से तासुब से उसे जाते देखा, फिर इसकी आधी प्याली चाय को हर सादी से शुरू होकर फारिस पे ख़त्म होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में नाश्ता, चाय और खाने यूं ही अधूरे रह जाते थे।